संसद के मानसून सत्र का 11वां दिन आज दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का फिर उठेगा मुद्दा। संसद में हंगामे के आसार। आज से यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज। सदन में रखा जाएगा शोक प्रस्ताव। 4 अगस्त को आएंगे अनुपूरक बजट। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयार की रणनीति। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। बांकीपुर में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की साख पर दांव। नतीजों से पहले ही बीजेपी ने कर ली है जश्न की तैयारी। ईडी के एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी। बैंक खाते फ्रीज करने को दी चुनौती। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। मान सरकार पेश करेगी कई अहम बिल। बेअदबी कानून, कानून व्यवस्था और भर्तियों पर भी चर्चा होगी। 10 अगस्त तक जारी रहेगा सत्र। कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के दौरान बवाल। ओएमआर और प्रश्न पत्र नंबर न मिलने पर भड़के छात्र। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर फैल रही अफवाहों को किया खारिज। पूर्व बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान। का जंतर मंतर पर बैठे युवाओं में पंचर लगाने वाली ज़्यादा। रुचिका सिंह के समर्थन में उतरे आप मुख्य अरविंद केजरीवाल। कहा, मैं आपके साथ हूं, कभी किसी भी तरह की जरूरत हो आप हमें बताना। रुचिका ने पीएम मोदी के खिलाफ तीखे शब्दों के इस्तेमाल के बाद मांगी थी माफी। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की 6 अगस्त को दिल्ली में बड़ी बैठक। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। यूपी में चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शख्स ने फेंकी चप्पल। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने हमले की निंदा। कहा, हमलावर चाकू लेकर गया था। अमेरिका और ईरान में आज से फिर शुरू होगी बातचीत। ट्रंप ने कहा, हमला कर सकते हैं लेकिन लोगों को मारना नहीं चाहता। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को 2 साल बाद नई दिल्ली से कर सकती है वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश वापसी का हो सकता है ऐलान। कार्यक्रम में शेख हसीना के बेटे सचिव वाजिद जॉय भी होंगे शामिल। यूएनएससी सीट के लिए भारत ने बढ़ाए कदम। यूएन प्रतिनिधि मंडल से सीबी जॉर्ज की अहम मुलाकात। बहुपक्षवाद पर रखा पक्ष। अमेरिका के हमले टालने वाले फैसले पर ईरानी मीडिया का तंज। कहा, ट्रंप पीछे हटे, हमले टालना खोखली धमकी। गजा पट्टी पर इसराइल ने लगातार दूसरे दिन भी किया हवाई हमले। इजरायली सैन्य विमानों ने कई आवासीय क्षेत्रों को बनाया निशाना। बच्चों समेत 13 लोगों की गई जान। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकेंगे खाना। 15 अगस्त से शुरू हो सकती है फूड डिलीवरी सर्विस। जोमेटो स्विगी की बढ़ेगी टेंशन। यूपीआई फ्रॉड पर लगेगी लगाम। अब संदिग्ध पेमेंट से पहले स्क्रीन पर दिखेगा यस और नो का अलर्ट। बैंकों ने बनाया बड़ा प्लान। ईद से बेहतर रह सकती है पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ। भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में किया गया है दावा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में चीन से आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रस्ताव किया मंजूर। 10,000 करोड़ के विदेशी निवेशक को दी मंजूर। केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए 1.09 लाख करोड़ के फंड। पीएमवीबीआरवाई से पहले वर्ष 72 लाख औपचारिक रोजगार। राज्यों के विकास कार्यों के लिए दिया गया है फंड। बांकीपुर उपचुनाव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये सीट बीजेपी के लिए जीतना जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। कम वोटिंग के चलते बीजेपी की धड़कनें पहले ही बढ़ी हुई हैं। इस बीच प्रशांत किशोर के बयान ने सियासत को गरमा दिया। काउंटिंग से पहले प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीके ने कहा कि उपचुनाव के दौरान पटना पुलिस स्थानीय लोगों को घर से उठाकर ले गई थी। ये लोग बाहर से नहीं आए थे। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने ये भी पूछा है कि पुलिस ने बीजेपी के कितने लोगों को पकड़ा है। इस मौके पर उन्होंने
उन्होंने 3 ऐसे लोगों को भी मीडिया के सामने लाया जिन्हें घर से पुलिस ले गई थी। उन्होंने कहा कि जनसुराज के 54 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पटना पुलिस बताए कि भाजपा के कितने लोगों को कानून व्यवस्था के मद्देनजर हिरासत में लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे। नीतीश कुमार चाहे जितना उनकी बुराई हो जाए, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है बिहार में। और ये नए नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं। और कुछ पुलिस वाले अपना मार्क्स बनाने के चक्कर में ज्यादा हीरोइज्म कर रहे हैं। और अभी इस बार तो चुनाव के दौरान पूरे बिहार ने देख लिया कि पटना के पॉश इलाकों में वार्ड नंबर 21, 22, 23, 25 ये पॉश इलाके हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है, ये बिहार में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। किसी कार्तिकेय शर्मा की इतनी ताकत नहीं है कि बिहार की लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर दे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से एक बड़ी मांग भी की है। प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी को मतगणना प्रक्रिया से दूर रखने की मांग आयोग से कर डाली। बता दें कि प्रशांत किशोर इस सीट पर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी भी है। उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने पहले पटना के एसएसपी की शिकायत मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से की थी। इस शिकायत में प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया और उन्होंने तत्काल जाँच के आदेश दिए थे। और अब प्रशांत किशोर ने नए आरोप लगा दिए हैं। देखना होगा कि उनके बयानों का क्या असर होता है। एक 12 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया गया, उस पर धारदार हथियार से वार किया गया और फिर मारकर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। यूपी में महिला सुरक्षा का हाल क्या होता जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। दिल दहला देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के ककौड़ थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ वो किया गया जो शायद एक लड़की और उसके माता पिता के लिए सबसे बुरा ख्याल होता है। छात्रा की मां ने बताया कि उनकी बेटी शुक्रवार दोपहर 3 बजे किसी काम से घर से निकली थी। इसके बाद वो नहीं लौटी। बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजन बेहद परेशान हो गए। वो लोग उसे हर संभव जगह ढूंढते रहे, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। बुलंदशहर से न्यूज़ 24 के संवाददाता शहनवाज से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार रात 8 बजे ग्रामीणों ने वैर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में किशोरी का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही ककौड़ थाना प्रभारी सुदेश कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंचे। कुछ देर बाद परिजन भी पहुंचे और शव की पहचान लापता छात्रा के रूप में की गई। परिजन ने बताया कि छात्रा के शव पर कपड़े नहीं थे, चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे, जबकि शरीर के कई हिस्सों पर नोचने, खरोच और धारदार हथियार से किए गए वार के निशान दिखाई दे रहे थे। बच्ची को इस हालत में देखते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी बुरी तरह रोने बिलखने लगे। लड़की की उम्र, हमारी बिटिया की उम्र सर 12 साल है, तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। दरिंदे उसे कल 3 बजे उठा के लेके गए हैं और दरिंदों ने बहुत हैवानियत से उसके साथ बलात्कार करा है। उसके कपड़े कहीं और पाए गए। लड़की गला घोट के स्टेशन के टिकट घर के पीछे फेंक दी गई है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उन दरिंदों के साथ एनकाउंटर हो, ताकि और भी बच्ची छोटी छोटी और भी बच्ची हैं जो उनका भविष्य खराब नहीं हो। हम गरीब लोग हैं, क्या गरीब लोगों के साथ ऐसा अन्याय होएगा? पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला हमें किसी के, ना पुलिस के साथ ना किसी के साथ हमें कोई आश्वासन किसी ने नहीं दिया सर। तो वहीं पिता ने रोते हुए कहा कि हमारी बेटी बहुत सीधी थी, मासूम थी। हम प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। गुहार है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। हम गरीब लोग हैं, हमारी सुनवाई हो। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक लक्ष्मी राज सिंह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दिया और पुलिस अफसरों को जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। अब सुनिए पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा। ककौड़ थाना का एक बैर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक बच्ची डेड बॉडी मिली थी, चोटें हैं बॉडी पर, तो हत्या है इसमें स्पष्ट है वो तो। अब उसी कारण के वाले पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा हूँ और सारी टीमें लगाई गई हैं इसमें। लगभग लोग काम कर रहे हैं मौके पर, मैं भी अभी जा रहा हूँ दोबारा फिर वहाँ पे देखने के लिए। अफसोस ये है कि कल 3 बजे दिन से गायब हुई थी और कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई इसकी जरा भी। 112 पे भी कॉल हुई होती तो हम लोग बचा पाते, कोशिश करते, तो कोई सूचना ही नहीं आई इसको लेकर के। और ये अफसोस सबको है
तो आज मिली है काफ़ी देर से, शाम के टाइम सूचना वहाँ पे, और वो स्टेशन के बाद थोड़ा विजिबल स्थान, ऐसा नहीं है कि वो दिखा ना हो, नहीं गई होगी निगाह लोगों की। तो हम उस पर देख रहे हैं, वहाँ का सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस से सारी काम, हमारा स्वाट भी लग गया है, फील्ड इवेंट भी लगी है, सर्विलांस भी लगा है, और जल्दी ही निकाल लेंगे। जो भी होगा उनके विरुद्ध इसी भाषा में कार्रवाई होगी। कावेरी जल बंटवारे को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 2 अगस्त को बेंगलुरु में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राज्य की कानूनी और राजनीतिक रणनीति तय करने पर चर्चा हुई। इसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता, कावेरी बेसिन क्षेत्र के केंद्रीय मंत्री, सांसद और वरिष्ठ नेता ने शिरकत की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्टी के सभी सदस्यों ने राज्य के हित में कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया है। ये एक ऐतिहासिक बैठक थी और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया। आज सभी का रवैया सकारात्मक था। दरअसल ये बैठक कावेरी जल विनियमन समिति यानी CWRC के उस निर्देश के बाद बुलाई गई है, जिसमें तमिलनाडु के लिए 15 दिनों तक रोजाना 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया था, जबकि कर्नाटक खुद पानी की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में CWRC के आदेश का भी विरोध हो रहा था। तमिलनाडु के CM विजय के खिलाफ कर्नाटक के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी हुए। बीजेपी, किसान संगठनों और कन्नड़ समर्थकों ने तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से कर्नाटक के जल हितों की रक्षा करने की मांग की और इस विवाद को रोकने के लिए ही बैठक बुलाई गई थी। एक तरफ कर्नाटक में ये बैठक हुई और दूसरी तरफ तमिलनाडु की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी DMK ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में याचिका दाखिल की। पार्टी ने अदालत से कर्नाटक को तत्काल पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की है, लेकिन ये विवाद कोई नया नहीं है। दोनों राज्यों के बीच सालों से इस पर टसल है। दरअसल 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच कावेरी जल बंटवारे के समझौते हुए। असहमति दूर करने के लिए 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण बना। 25 जून 1991 को अंतरिम आदेश में कर्नाटक को तमिलनाडु के मेट्टूर जलाशय के लिए 1 जल वर्ष यानी 1 जून से 31 मई में 2005 TMS पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया। वहीं कहा गया कि तमिलनाडु पुदुचेरी को 6 TMS दे। विवाद जारी रहा और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। 2018 में कोर्ट ने कर्नाटक को 177 TMS पानी छोड़ने का आदेश दिया और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और नियामक समिति बनाने को भी कहा। फिर भी दोनों राज्यों के बीच आज भी इस मुद्दे पर विवाद बना हुआ है और अब इसी विवाद को सुलझाने की कोशिश में मुख्यमंत्री शिव कुमार जुट गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT की जांच तेज होती जा रही है। इस मामले की जांच अब सिर्फ गिरफ्तार हुए आरोपियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसकी आंच मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक भी पहुंच रही है। और अब खबर है कि जांच टीम अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दोबारा पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। पुलिस और जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद दान पेटियों से पैसों का हेरफेर कैसे मुमकिन है। और अब SIT ने अपनी जांच में तेजी लाते हुए 200 से भी ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। इन सभी लोगों को अलग अलग तारीखों पर बुलाकर टीम पूछताछ कर रही है। ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ट्रस्ट के 3 लोगों से पूछताछ हो रही है, तो फिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? आखिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही? यानी देखा जाए तो घर में चोरी होती है, लेकिन कोई भी चौकीदार से पूछताछ नहीं करता। हालांकि SIT का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस मामले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद इस जांच की निगरानी कर रहा है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द पूरी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। वह इस मामले पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा दावा किया और कहा, राम मंदिर में इस तरह चोरी हुई और कब से ये चोरी शुरू हुई उसकी आपने बात कही है यहाँ पे। एक तो आप लोगों की मांग क्या है, दूसरा क्या इसको पार्लियामेंट में आप लोग कल से उठाना शुरू करेंगे? मैंने नोटिस दे रखी है, मंडे को ये आएगा। 267 के अंदर नोटिस दी है, पर मैं अपनी बात दोहराता हूँ। मैं नहीं कहता कि भाजपा में सब चंदा चोर, लेकिन जितने चंदा चोर हैं सारे भाजपा में। वहीं संसद में जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, तो राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिस पर अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किया है। तो FIR इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने।
जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं। उनका इसी से जीवन यापन होता है। यानी अब राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी पर बहुत भारी पड़ गया है। इससे बाहर निकलने का रास्ता बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पहलगांव जैसा हमला हुआ है। आतंकवादियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया और उनकी जान ले ली। इस घटना ने डर का माहौल पैदा कर दिया है और अब इस मामले ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर अब सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान जारी किया है और पूछा क्या सच में आतंकवाद खत्म हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पुलिस के अफसर को भी अभी उन्होंने शहीद किया, ये 2 मजदूरों को भी इन्होंने गोली मारी। मैं तो यही कहूंगा कि भाई पहले बताओ ये मारने वाले कौन है। आप तो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, तो अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये मारने वाला कौन है? इसको जरा साबित लाइए ना, सामने लाइए, हम भी देखें। फारूक अब्दुल्ला ने सीधा सवाल किया कि आखिर इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर पूरी सीमा नियंत्रण में है तो ये हमलावर कहां से आ रहे हैं। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने इशारों में ही अनुच्छेद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद हमें बताया गया था कि हालात बदलेंगे, लेकिन क्या आतंकवाद वास्तव में खत्म हो गया है? यानी फारूक अब्दुल्ला ने सीधे गृह मंत्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन है। ऐसे में सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उसे केंद्र सरकार रोकने में नाकाम रही है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को दोहराया और कहा कि हम केवल अपने अधिकारों को सम्मान की बहाली की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि जब भी हम पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो ऐसी घटना घट जाती है, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये आतंकी हमले कोई सोची समझी साजिश है।